अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसके अंदर मैंने बात की थी कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एक थारो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था और इसमें हम मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू विच सोर्सेज वी कैन डू एंड आई जस्ट डिस्क्राइब यू ऑल द वेज ओवर हियर एंड आफ्टर दैट मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से हो सकते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बिजनेस और सर्विसेज के थ्रू हम अपने सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फिर मैंने बात की थी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की इन डिटेल और इन डेप्थ मैं फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में ये कवर अप करूँगा। और फिर मैंने बात की थी कि हमारे पास वेबसाइट्स के थ्रू हम कौन कौन से वेज के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक थारो एक वॉक थ्रू मैंने करवाया था कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें चल कैसे रही होती हैं। और बाकी जो आज का सेशन है वो भी इंट्रोडक्शन का जो दूसरा हमारे पास सेक्शन है क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्शन का, उसको हम कवर अप कर रहे होंगे। तो हमारी जो मज़ीद दो लेक्चर्स हैं वो भी इंट्रोडक्शन बेस्ड हैं। तो ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन का सेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। उसके बगैर आप एडवांस लेक्चर्स पे फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं आ सकते। आपको बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप की जो ये सेक्शंस हैं ये मैं आपको आई कैन बेटर मेक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो आज का जो सेक्शन है वो क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्शन पे है। तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले हमने जब भी कम्युनिकेशन करनी होती है डिजिटल वर्ल्ड में, वहाँ फिर हमारे पास दो जो आपके पास सिस्टम्स हैं वो आपके सामने आ रहे होते हैं। एक साइड पे जो सिस्टम है वो एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहा होता है और सेकंड तरफ जो सिस्टम होता है वो आपके पास एज अ सर्वर डील हो रहा होता है। अब सर्वर और क्लाइंट होता क्या है डिजिटल वर्ल्ड में, लेट मी एक्सप्लेन यू। बेसिकली जब आप अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं, जब अपनी लैपटॉप ओपन करते हैं, मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा और बड़े स्क्रैच से आपको चीज़ें लेके जाऊँगा। तो नीड नॉट टू बी वरीड। इसमें जब आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं और यहाँ पे आप अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस जब आप अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आप गूगल से कुछ चाह रहे होते हैं कि गूगल आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे या कुछ आपको टूल, किसी टूल की ज़रूरत है, कोई कैलकुलेटर आपने यहाँ पे यूज़ करना है या कोई और टूल है जिसकी आपने यहाँ पे हेल्प आउट लेनी है, तो ऑब्वियसली आप गूगल के पास जा रहे हैं किसी कोई क्वेरी लेके। आप चाहते हैं कि गूगल आपकी क्वेरी को एंटरटेन करे। ठीक है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन करें, गूगल आपको इन रिटर्न उसका आंसर करे। ठीक है, तो आप आप एज अ क्लाइंट डील करें यहाँ पे और गूगल उनके आप गूगल के पास सर्वर्स पड़े हुए हैं, सर्वर से वो इंफॉर्मेशन गैदर करके वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली ये दो जो आपके पास सिस्टम्स हैं, एक क्लाइंट का और एक सर्वर सिस्टम, ये बेसिकली यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो इन्हीं के दरमियान सारी कम्युनिकेशन चल रही होती है। इनफैक्ट आप ऐसा क्लाइंट हैं और जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन किसी सर्वर पे पड़ी हुई है। तो ये क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन बेसिकली यही हम आज डिस्कस करने लगे। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जी, ये फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट सिस्टम है और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्लाइंट। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेज फॉर facebook.com। ओके, फाइन। अच्छा, आपने अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं आप यहाँ पे और आप यहाँ पे टाइप करते हैं facebook.com। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे facebook.com टाइप किया, अब डिजिटल वर्ल्ड में हमारे सिस्टम्स को नहीं पता कि व्हाट इज एग्जैक्टली फेसबुक पेजेस, facebook.com, व्हाट इज दैट। बेसिकली होता ये है कि facebook.com के पीछे एक आईपी छुपी हुई होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक आईपी होती है। किसी हर हर एक वेबसाइट की अपनी अपनी एक आईपी होती है। तो फॉर एग्जांपल
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ इस तरह की ना आईपी होती है। तो ये जो facebook.com है ये ट्रांसलेट होता है किसी एक स्पेसिफिक आईपी पे। अब देखें, अब facebook.com है, google.com है, आपका media.net है, इस तरह की जितनी भी आपके पास ये नेम्स हैं, ये आपकी अपनी याद दहानी के लिए होते हैं, ये सिस्टम की याद दहानी के लिए नहीं होते। सिस्टम को गर्ज है इस नंबर से, ये जो आईपी होता है इससे गर्ज है, सिस्टम को इस आईपी के साथ कनेक्ट रहना होता है। बात समझ लग रही है? सिस्टम को नहीं पता कि व्हाट इज facebook.com, सिस्टम को नहीं पता कि google.com कौन सा पेज है, सिस्टम को इस आईपी का पता है। हर एक नेम के पीछे ये आईपी छुपी हुई होती है, ठीक है। अब facebook.com जैसे ही हमने क्लाइंट ने सर्च किया अपने ब्राउज़र पे, तो वो आपके सामने वो ट्रांसलेट हो जाता है एक आईपी पे, ठीक है, जो कि इस फॉर्म के अंदर इन नंबर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब इस नेम को क्या कहते हैं? इस नेम को हम FQDN कहते हैं, जो कि होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम इसको डोमेन नेम भी कह रहे होते हैं, नॉर्मली डोमेन नेम ही यूज़ होता है, बट इसका जो फुल नेम है वो FQDN है। और ये हमारे अपनी रिमेम्बरेंस के लिए होता है कि ताकि हम इसको मेमोराइज कर सकें। और जैसे हम इसको टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र में, ये ट्रांसलेट होता है एक आईपी पे। आईपी पे तो ट्रांसलेट हो गया, मतलब अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? अब ये जो आईपी एड्रेस है ये असाइन हुई होती है एक होस्टिंग पे, एक सर्वर पे। यहाँ आपके पास भी दोनों चीज़ें सामने आ जाती हैं, सर्वर भी और क्लाइंट भी। यहाँ पे पास आपके पास आ जाता है सर्वर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझा देता हूँ। जब आप अपने ब्राउज़र के अंदर facebook.com टाइप करते हैं, वो ट्रांसलेट हो जाता है किसी आईपी पे, और आईपी असाइन होता है किसी होस्टिंग या सर्वर पे, ठीक है। होस्टिंग या सर्वर के ऊपर वो असाइन हुआ होता है। देखें, आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं facebook.com, उसकी वो ट्रांसलेट हो गया इस आईपी पे, और इसकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे। और सर्वर क्या करता है? सर्वर ये facebook.com का पेज यहाँ पे रेंडर करता है, ठीक है। facebook.com का पेज यहाँ पे रेंडर हुआ, और 1 सेकेंड, यहाँ पे रेंडरिंग फेसबुक पेज, ठीक है, रेंडरिंग फेसबुक पेज। और देन आप देख रहे होंगे कि इस पे आप देख रहे होंगे, जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी हाँ जी, तो ये जो facebook.com का पेज है ये यहाँ पे रेंडर होगा, और रेंडरिंग के बाद ये रिटर्न किया जाएगा यहाँ पे क्लाइंट के पास, ठीक है। ओके जी, इसमें अब मैं फर्दर आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही ये facebook.com पेज मैंने ऊपर टाइप किया है, आईपी पे ट्रांसलेट होने के बाद यहाँ पे रेंडर होगा सर्वर साइड पे, और देन ये लोड होगा फेस सॉरी
यहाँ पे क्लाइंट के ब्राउजर में ये पेज लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये जो क्लाइंट साइड पे लैंग्वेजेस हैं और सर्वर साइड पे लैंग्वेजेस हैं, अब ये ऑब्वियसली एक वेब पेज है, facebook.com एक वेब पेज है जो किसी लैंग्वेजेस पे कंप्राइज्ड होता है। तो यहाँ जो सर्वर एंड पे ये जो लैंग्वेजेस, ये फेसबुक का पेज बना हुआ है, ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये या तो PHP के ऊपर होता है या ASP.NET पे होता है। ये इस तरह की लैंग्वेजेस जो सर्वर एंड लैंग्वेजेस हैं, ये इनके ऊपर बेसिकली इनकी वेबसाइट जो डेवलप हुई होती हैं। बट जब ये पेज रेंडर होने के बाद, ये पेज यहाँ पे रन होने के बाद रिटर्न किया जाता है आपके क्लाइंट को, आपके जब ब्राउजर के ऊपर ओपन होता है, तो ये इधर जो लैंग्वेजेस, जिस लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपको शो हो रहा है पेज, वो होता है बेसिकली, तो मैं टाइप कर देता हूँ HTML, CSS और JS। बेसिकली जावास्क्रिप्ट और CSS एंड HTML के अंदर ये पेजेस आपके ब्राउजर के अंदर लोड हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप कहें कि इसके अलावा भी लैंग्वेजेस, ओबीसी इसके अलावा भी लैंग्वेजेस होती हैं, आपकी सर्वर एंड लैंग्वेजेस और क्लाइंट एंड लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन नॉर्मली जिन जिन लैंग्वेजेस पे हो रहा होता है मैंने वो आपको एक्सप्लेन की हैं। इनके अलावा भी लैंग्वेजेस होती हैं जो सर्वर एंड के ऊपर भी रेंडर हो रही होती हैं, वेबसाइट्स उसके ऊपर डेवलप्ड होती हैं, और क्लाइंट साइड पे भी इनके अलावा भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली यही वाली लैंग्वेजेस के अंदर ही आपके मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो है ना, इसके ऊपर ही आपके पास कंप्राइज होती हैं। तो ये लैंग्वेजेस क्यों डिफरेंट हैं? पेज एक है बट लैंग्वेजेस सर्वर और क्लाइंट एंड पे लैंग्वेजेस डिफरेंट है। व्हाई इज दैट हैपनिंग ओवर हियर? बेसिकली बात ये है, अब देखें, ये लैंग्वेजेस हैं प्योर कोडिंग के ऊपर ये कंपोज होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर प्रॉपर लॉजिक्स लगती हैं, एल्गोरिदम्स यहाँ पे डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे लॉजिक्स नहीं लग रही होती, बल्कि यहाँ पे आपको पेज ला के डिस्प्ले होना होता है इन लैंग्वेजेस की फॉर्म में। मैं आपको सिंपल रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। आपने जी यहाँ कैलकुलेट करना है कि जी 2x2 कैसे कैलकुलेट होता है, 2x2 चाहिए आपको। आप अपने ब्राउजर के अंदर गए हैं, आपने टाइप किया 2x2, वो 2x2 चला गया इधर सर्वर पे, और भाई ये 2x2 कैसे कैलकुलेट होना है, आप अपने कैलकुलेटर में 2x2 टाइप करते हैं, कैसे होना है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स लगनी है, उससे आपको कोई वास्ता नहीं है। आपको चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या है। इसका जो रिजल्ट है 4, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और 4 यहाँ पे डिस्प्ले कैसे होगा, इसका साइज कितना है, ये किस कलर के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगा, तो ये लैंग्वेजेस डिसाइड करती हैं। इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम अपने ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि ये जो 4 है, ये जो रिजल्टिंग पेज है हमारे पास, वो हमें किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमारी क्वेरी होती है, ये हमारी क्वेरी है। क्वेरी होती है बेसिकली कि हम गूगल से कुछ चाह रहे हैं कि हमें इस चीज़ का मसला है, हमें ये रिजॉल्व करके दो, या ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ये हमें तुम प्रोवाइड करो। और ये जो 4 है, ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है। तो 2x2 कैसे कैलकुलेट हुआ, इसके पीछे क्या एल्गोरिदम्स हैं, ये सर्वर एंड पे ये लैंग्वेजेस की सरदर्दी है, ये हमारी सरदर्दी नहीं है। क्लाइंट साइड पे कोई इसके जो है वो इसके एल्गोरिदम्स डेवलपमेंट में कोई इसका रोल नहीं है। इसमें जस्ट हम ये देख रहे होते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जो रिजल्टिंग फॉर्म, रिजल्ट जो पेज है हमारे पास, वो किस तरह से डिस्प्ले हो, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुदस्सर ने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन किए, ठीक है, क्लाइंट साइड पे। ऑब्वियसली मैं क्लाइंट हूँ, मैंने अपने ब्राउजर पे फेसबुक यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। तो मैंने ये टाइप किया यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड जाता है यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। ये यूज़र नेम, जो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है, ये यहाँ पे आ जाएगा,
और ये यूज़र नेम मैच होगा जितना भी इसके पास इसका जो फेसबुक का अपना सर्वर है उसके अंदर जितना भी इसका डेटाबेस होगा वो उसके साथ जाके मैच करेगा। ठीक है, डेटाबेस में ये होता है कि जितने भी यूजर्स हैं इसके फेसबुक के सर्वर में जितने भी यूजर्स आए हुए हैं तो उन सब की जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है उन सब का जो डाटा है वो यहाँ पे स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। तो मैंने जो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दिया था वो यहाँ आके उसके डेटाबेस के साथ मैच होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा और देखेगा कि ये यूजर नेम और पासवर्ड इसके डेटाबेस में किसके साथ मैच हो रहे हैं। बात समझ लग रही है? यहाँ पे डेटाबेस के साथ मैच होने के बाद वो एक मुदस्सर अहमद के फेसबुक का जो पेज होगा, मुदस्सर अहमद के नेम का जो फेसबुक अकाउंट होगा यहाँ पे मुदस्सर एफबी अकाउंट, वो इसको इसका जो पेज है मुदस्सर का यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक हुआ है कि किसके लॉगिन्स हैं डेटाबेस से मैच हुई सर्वर एंड पे पीएचपी लैंग्वेजेस में जाके ये आई होप कि जो फेसबुक है वो भी पीएचपी के अंदर डेवलप हुई हुई है तो वो उसके अंदर यहाँ पे इसकी जो एल्गोरिदम्स हैं इसकी जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये क्लाइंट साइड पे नहीं लगे हुए। ये मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सर्वर एंड पे रेंडर हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें सर्वर एंड पे चेक हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मुदस्सर ने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया था और वो गया इधर सर्वर एंड पे फेसबुक का जो सर्वर है वहाँ से डाटाबेस के साथ मैच हुआ और डाटाबेस के साथ मैच होने के बाद मुदस्सर का जो एफबी अकाउंट वाला पे जो उसका अकाउंट है वो लोड हो जाएगा। किधर लोड होगा? वो मेरे ब्राउजर में लोड होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे ही होता है। मुदस्सर का जो fp.com वाला पेज है वो यहाँ पे आके ओपन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आवर क्लाइंट इंटरेक्ट्स विद सर्वर एंड then server responds to that client for that specific request। यहाँ पे facebook.com वाला पेज जो मुदस्सर अहमद का स्पेसिफिकली पेज होगा जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे आके लोड हो जाएगा। तो ये जो लोड होगा ये किसकी फॉर्म में होगा? HTML CSS JS की, नॉर्मली इस लैंग्वेजेस की फॉर्म में लोड होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ये जो सारा काम है जो सर्वर एंड पे काम है अगर क्लाइंट साइड पे आ जाता, मैं आपको एक क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ कि अगर ये जो सिक्योरिटी चेक्स हैं यहाँ पे जो डेटाबेस के साथ यूजर नेम और पासवर्ड मैच हुए हैं ये अगर सारी चीजें यहाँ पे क्लाइंट साइड पे आ रही होती, ठीक है, तो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम? लेट मी एक्सप्लेन यू। बेसिकली अगर ये सारा डेटाबेस अगर क्लाइंट साइड पे प्रोवाइड होता तो इट मीन्स कि जो फेसबुक के कितने क्लाइंट्स हैं? फेसबुक के तो करोड़ों हाँ क्लाइंट्स हैं, करोड़ों हाँ उसके यूजर्स हैं जो कि अपने ब्राउजर्स में फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर वो सारे यूजर्स का डेटाबेस वो अगर हर एक के पास आ जाता, हर एक यूजर के पास आ जाता, इट मीन्स कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फेसबुक के यूजर्स हैं उनके लॉगिन की इंफॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर के अंदर है। सो आप समझ पा रहे हैं तो कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है? इससे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो ही नहीं सकता कि आप एक कंपनी है उसके जितने भी लॉगिन्स हैं उसके जो यूजर्स के लॉगिन्स हैं वो किसी और यूजर्स के पास आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए जो सर्वर एंड पे चीज़ें हैं उनको हम सर्वर एंड पे रखते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर लॉजिक्स लगती हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स लगती हैं। तो उन चीज़ों के लिए उन एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करने के लिए वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ सम हाई लेवल लैंग्वेजेस विच इज़ लाइक PHP, ASP.NET, something like that। And when the resulting page loads into your browser, that just gets opened in the languages like HTML, CSS and JS type। So I just believe I could make you understand all the points that I just wanted to clear you all। So this was all for the clients and server interaction. Now I am just moving forward towards server types। Okay,
तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप इसको दोबारा इसको देख लीजिएगा, इसमें आपकी जो क्वेश्चन दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा इसको आप दोबारा से देखिएगा, और जो पॉइंट जो कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ उसको आप फुली फोकस्ड होकर अटेंटिवली इसको देखिएगा, वो आपको सारे पॉइंट्स आपके दोबारा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इस पे मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर बेसिकली, अब सर्वर की साइड पे आते हैं, सर्वर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं नॉर्मली जो हम देख रहे होते हैं। अब ये देखें, मैंने फेसबुक की जस्ट एक एग्जांपल दी थी ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, अब द सेम वे मैं सर्वर की अब आप बात करने लगा हूँ, मैं सर्वर की तरफ आ रहा हूँ कि सर्वर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सर्वर बेसिकली जब एक ही सर्वर है, अब सर्वर होता क्या है, अब जैसे आपका सिस्टम है इसी तरह सर्वर भी एक एज अ सिस्टम, एक लैपटॉप, एक पीसी हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुदस्सिर यहाँ पे बैठा है, मुदस्सिर को किसी एडवांस कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत है, वो दूसरे एंड पे अब्दुल्ला के सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और अब्दुल्ला मुझे वो अपना जो टूल है उसका, उसके पास जो सॉफ्टवेयर वो मुझे शेयर करना चाहता है, वो थ्रू एक वेबसाइट या कोई सर्वर के थ्रू मुझसे शेयर कर पा रहा है। तो इट मीन्स मैं एज अ क्लाइंट हूँ और अब्दुल्ला का जो कंप्यूटर है वो एज अ सिस्टम बिहेव कर रहा है। तो सर्वर डजेंट मीन कि बहुत कोई मतलब अफलातून है, कोई चीज़ है, नहीं, ये आपका नॉर्मल पीसी भी हो सकता है, एज अ सर्वर काम कर सकता है। सर्वर इज सिंपली इज समथिंग लाइक हु इज सर्विंग समथिंग। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, एनीथिंग हो सकती है। ठीक है, बट जो बड़े बड़े कंपनीज है, ब्रांड्स हैं, लाइक facebook.com है, इनका बहुत बड़े बड़े इनके सर्वर्स होते हैं, नॉर्मल पीसीज नहीं होते। इनका इनका एक प्रॉपर डेडिकेटेड इनके पास इनके अपने सर्वर्स होते हैं, और वो उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सर्वर्स बेसिकली जो हमारे पास जिसके ऊपर हम अब अब्दुल्ला का जो पीसी है वो अगर उनके ऊपर मल्टीपल लोग आके यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैंने भी अपनी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट करवाई हुई है, एक और अली है उसने भी अपनी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट करवाई हुई है, दानियाल हैं उन्होंने भी अपनी वेबसाइट वहाँ पे अब्दुल्ला के सर्वर पे होस्ट करवाई हुई है। मतलब कि यहाँ पे मैं इसको सेपरेट बना देता हूँ सर्वर। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, facebook.net भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, काफ़ी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। इन्होंने अपनी एक ही सर्वर है, और एक ही सर्वर पे इन्होंने अपनी होस्टिंग शेयर की हुई है। तो इसको हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, ये जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो फेसबुक का अपना डेडिकेटेड सर्वर है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो facebook.net है, सो facebook.com है, वो भी यहाँ पे एक ही सर्वर पे होस्ट है। यहाँ पे हमारे पास media.net है, वो भी यहाँ पे, और एक और वेबसाइट हम ले लेते हैं, laptop.com है, वो भी यहाँ पे होस्टेड है। तो मल्टीपल वेबसाइट्स एक सिंगल सर्वर के ऊपर होस्ट हैं, तो आ, हम उसको कहते हैं कि वो जो होस्टिंग है, वो जो सर्वर है वो शेयर्ड होस्टेड है। ठीक है, वो एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्टेड हो तो दैट सर्वर इज कॉल्ड एज शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, और इसमें एक और आपको मैं अगर तो जस्ट यहाँ पे हमारे पास facebook.com ही है, तो ये वाली होस्टिंग हमारे पास होती है डेडिकेटेड होस्टेड, मतलब यूएस के अंदर एक सर्वर है अब्दुल्ला का पड़ा हुआ है, मैंने सारे का सारा सिस्टम अपनी वेबसाइट के लिए वो मैंने हायर कर लिया। ठीक है, तो एक सिंगल सर्वर को आप अपनी अपने अपने लिए हायर कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, द सेम वे एक विचुअल वीपीएस होता है, विचुअल प्राइवेट सर्वर होता है, वो उसमें भी हमारे पास लाइक
उसके अंदर भी हम शेयरिंग कर रहे होते हैं, बट वहाँ पे हमारे पास ये होता है कि हम सेक्शंस के अंदर चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने पूरी सर्वर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस सेक्शन को ऐसे बिहेव करवा रहा हूँ जैसे ये सोलो है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द होल सर्वर, कि इस सर्वर का इस सेक्शन का इस पूरे सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको मैं एज अ विर्चुअल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे होगा जैसे ये अलग से एक सर्वर है, होता ये एक मेन सर्वर, एक फिजिकल सर्वर का हिस्सा ही होता है, लेकिन विर्चुअली हम इसको ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि ये ऐसे बिहेव होता है कि जैसे ये डेडिकेटेड सर्वर है, लेकिन डेडिकेटेड नहीं होता, ये इसको हम भी विर्चुअल प्राइवेट सर्वर कह रहे होते हैं, वीपीएस। ठीक है, तो ये वीपीएस होता है। और एक और लास्ट पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास अब फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला का एक एक यूएस में एक सिस्टम है, और वहाँ से अब्दुल्ला एक सेक्शन यहाँ से ले लेते हैं, इतना हिस्सा सर्वर का वो वहाँ से अपने लिए बाय कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, जैसे एज अ शेयर्ड होस्टिंग, जैसे ये ऊपर होस्टिंग शेयर हो रही है, वैसे ही इधर भी अब्दुल्ला जो है ना वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वेबसाइट को होस्ट करना यहाँ अपने सर्वर के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं होस्टिंग रीसेलिंग। मतलब किसी से सर्वर लेना, ठीक है, उसको फिर आगे सेल कर लेना अपनी अपनी अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज होस्टिंग रीसेलिंग। ठीक है, अब इस पे मैं एक बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में सर्वर के ऊपर भी जैसे आपके कंप्यूटर की कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सीपीयू आ रहा होता है, डिस्क स्पेस आ रही होती है हमारे पास, और जिसमें हमारे पास रैम, ये मोस्टली मैं जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बेसिकली जैसे आपका सिस्टम होता है नॉर्मली, वाई इसकी भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं सर्वर एंड पे। अब देखें, अब एक वेबसाइट है laptop.com, ये किसी सर्वर पे होस्टेड है, तो इतना जो पोर्शन है मैंने इस सर्वर को कहा हुआ है कि laptop.com के लिए ये जो आपके पास इतनी जगह है ना, वो आप laptop.com को दे दो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कि जी laptop.com को डिस्क स्पेस 40 GB दे दो, फोर्टी GB जो है ना ये आप इसको डिस्क स्पेस दे दें, और जो रैम है वो इसको आप 4 GB दे दें। ठीक है, laptop.com को सेम सर्वर में। और फेसबुक ने मुझे अच्छा पे किया हुआ है, तो इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ कि 400 GB जो है ना ये आप डिस्क स्पेस लेने जी, और बाकी 40 GB आप ले लें रैम। ठीक है, मैं नॉर्मल सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जो कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए। तो 40 GB मैंने रैम और 400 GB मैंने इसको डिस्क स्पेस दे दी है, और मैंने इसको कहा हुआ है होस्टिंग कि आपको इतनी आप जो कंपोनेंट्स हैं इतनी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो इतनी आपकी आपके सर्वर की जो इतनी चीज़ें हैं वो आप इतने डेडिकेटेडली facebook.com को दे सकती हैं, laptop.com इतनी यूज़ कर सकता है मैक्सिमम। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नॉर्मल आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वैसे सर्वर के भी ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं, मैंडेटरी कंपोनेंट्स, जो कि वेबसाइट्स कंज्यूम कर रही होती हैं चीज़ें। ठीक है,
तो कुछ ये आपके पास क्लाइंट एंड सर्वर का इंटरेक्शन होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग कि आप मुझे बताएं कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान फासला ज़्यादा हो कि बेस्ट है कि कम होना चाहिए, या आप क्या सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इसमें आपको आंसर कर दूं कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जितना डिस्टेंस कम होगा वो उतना बेटर है। ठीक है, उससे ये होता है कि लोडिंग टाइम इंक्रीज होता है, और जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट की तरफ से सर्वर के पास वो जल्दी से उधर सर्वर के एंड पे जाती है, और सर्वर जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। वो जल्दी से उधर से रेंडर करके वो जल्दी से लोड करवा देता है आपके ब्राउजर के अंदर, क्लाइंट के ब्राउजर के अंदर। तो जितना सर्वर और क्लाइंट पास होंगे उतनी हमारे पास जो लोडिंग स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इसमें हम इट डजेंट मीन कि मैं अपने मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं अपने साथ किसी गांव में अपना सर्वर रखवा लूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई उसके जितने भी गांव के जितने भी उस सर्वर के क्लाइंट्स हैं वो गांव के हैं, उस स्पेसिफिकली उस गांव के क्लाइंट्स हैं या मेरे उसके नियर एरियाज में। तो दिस इज नॉट द केस। अब गांव के अंदर सर्वर रखवाने के मुझे कितने लॉसेस हैं वो मुझे बियर करने पड़ेंगे। उसमें आपके पास 24 और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सर्वर को तो ऑल द टाइम 24/7 ऑन स्विच ऑन रखना पड़ता है। तो वहाँ गांव में मुझे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। देन फर्दर हमें उसके इंटरनेट कनेक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट हमें इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। हमें जब हम बड़े बड़े सर्वर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एमबीज में नहीं बल्कि हमें जीबीज के अंदर इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, facebook.com के सर्वर को जब आप अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं तो आपके कितने एमबीज मतलब आपकी स्पीड होती है, तो आप उसके ऊपर सही से फेसबुक के अकाउंट को आप लोड कर पाते हैं। तो आप ये सोचें कि फेसबुक को तो करोड़ों लोग एट अ टाइम सर्च कर रहे हैं, तो उसका सर्वर की इंटरनेट स्पीड कितनी अच्छी होनी चाहिए। आप तो अपनी तरफ से, तो आपको तो 2 MB का भी इंटरनेट हो तो फेसबुक अटक अटक के चलती है। तो फिर अगर वहां तो करोड़ों लोग फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं तो फेसबुक को भी उस लेवल का जो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो सर्वर होता है वहाँ उसकी जो इंटरनेट कनेक्शन स्पीड है वो भी उस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक नहीं हजारों क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो आपको वो उस तरह का इंटरनेट कनेक्शन भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। और आपको एक सिस्टम की जो कंपोनेंट्स जिसमें मैंने आपको सीपीयू, डिस्क स्पेस और रैम वगैरह बताई, ये भी बहुत अच्छी आपको वहाँ पे एज अ सिस्टम की रिक्वायरमेंट एज अ सर्वर पूरी करनी होती है वहाँ पे। तो ये अगर सारी चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल हैं वहीं पे आपका जो सर्वर है वहाँ पे सही से काम कर पाएगा। अदरवाइज करीब होने से आपको आपके जो सर्वर, और मैंने बात की थी सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जितना करीब डिस्टेंस होगा उतना अच्छा है। लेकिन ये उस केस में है जब आइडियल सिनेरियो इट मींस कि हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास आपका सिस्टम सर्वर अच्छा है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो उस केस में जो क्लोजर होगा वो अच्छा आपको रिजल्ट, आपके पास लोडिंग टाइम और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बट फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें सिस्टम एक अच्छी जगह पे इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आइडियल केस में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट हम चाह रहे हैं अब हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस आ गई हैं। हम अब चाह रहे हैं कि सिस्टम हम वहाँ पे इंस्टॉल करवाएं कि जहाँ पे क्लाइंट्स के साथ हमारा कम से कम डिस्टेंस हो। हम तो वहाँ पे अब सपोज करें कि एक यूएस का क्लाइंट है, मेरा सर्वर बांग्लादेश में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, क्लाइंट यूएस का है, सर्वर मेरा बांग्लादेश में इंस्टॉल्ड है, और एक क्लाइंट मेरा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान वाला क्लाइंट मतलब उसको अच्छा रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा वहाँ से, आपका जो आरटीटी या राउंड ट्रिप टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो पाकिस्तान वाला क्लाइंट है उसको अच्छा आरटीटी भी मिलेगा, और जो यूएस का है उसको कम मिलेगा। मतलब वो एक बैड आरटीटी मिलेगा वहाँ पे, राउंड ट्रिप टाइम उसको ज़्यादा वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे, ये मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके पास सारी सर्विसेज अवेलेबल है, सर्वर एक अच्छी जगह पे इंस्टॉल्ड है, सर्वर इटसेल्फ एक अच्छा सिस्टम है। उस केस में बात कर रहा हूँ कि हमने अब कैसे क्लाइंट और सर्वर के दरमियान डिस्टेंस को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज सामने आती हैं जिसको आते हैं क्लाउड
कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN। ठीक है, फिर हम CDN की सपोर्ट लेते हैं। इससे ही होता है कि हमारे पास जो हम अपनी वेबसाइट की जो कॉपीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा, लाइक जहाँ पे डाटा स्टोर होता है आपकी वेबसाइट्स का, इंटरनेशनली हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उनका डाटा भिजवा देते हैं। उनकी कॉपीज आपके इंटरनेशनली नेटवर्क्स के ऊपर जाके इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि हम अपनी जो डोमेन है और होस्टिंग है उनके दरमियान हम ये इसको इंस्टॉल कर देते हैं, और इसकी जो हमारी वेबसाइट की कॉपीज़ हैं वो 8-10 कॉपीज़, और जितनी भी हैं फ्री के अंदर आपको 5-7-8 कॉपीज़ जो है ना वो इंटरनेशनली आपको डिफरेंट डिफरेंट रिमोट एरियाज़ पे इंस्टॉल आप करवा सकते हैं वहाँ पे। जिससे ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो अगर एक सर्वर इंडिया में इंस्टॉल है तो वो एक्सेस होगा, मतलब उसका जो क्लाइंट, मेरा क्लाइंट अगर पाकिस्तान से है, मैं पाकिस्तान वाला क्लाइंट इंडिया से जो है वो उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। मतलब उसकी जो आपकी वेबसाइट है वो एज अ सब सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगी इंडिया के। तो मेरी जो वेबसाइट है वो इंडिया के सर्वर से एक्सेस हो रही होगी। मैं अगर एज अ क्लाइंट इन पाकिस्तान आई एम लुकिंग फॉर सम वेबसाइट विच इज़ होस्टेड इन इंडिया, तो वो इंडिया से लोड होगी rather than being loaded from US। इसी तरह जो यूएस कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज के पास की कंट्रीज हैं वो यूएस के सर्वर से वो वेबसाइट को लोड कर पाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का क्या रोल होता है। ये एज अ थर्ड पार्टी काम करता है, ये आपका मेन सर्वर नहीं होता। मेन सर्वर जहाँ से आपने बाय किया वो जो जहाँ से आपने होस्टिंग बाय की है वो वहीं का होता है। बट ये होता है कि वो इंटरनेशनली डिफरेंट डिफरेंट रिमोट एरियाज पे आपकी जो वेबसाइट की कॉपी है वो रखवा देता है। जहाँ से ये होता है कि जो क्लाइंट, जिस सिस्टम के पास क्लाइंट नज़दीक होगा, जिस सब सर्वर के पास, वो वहाँ से वो वेबसाइट को लोड कर पाएगा। यहाँ से हमारे पास जो RTT है वो हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और आपको लोडिंग टाइम जो है फास्ट देखने को मिलता है। So this was the concept I just wanted to give you in this introductory session of client and server interaction. I hope I could make you understand all the points. So जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात कर रहे होंगे कैसे सर्च इंजन काम करते हैं, वेबसाइट कैसे काम कर रही होती हैं, इसके जो क्रॉलर्स होते हैं वो सर्च इंजन के वो कैसे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी पॉइंट्स है वो मैं आई जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।